Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the newspaper analysis for 25th of February. Now सबसे पहले हम देखते हैं कैसे हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है। देखिए आज के जो न्यूज़ है वो कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक से ज़्यादा यहाँ पर रिलेट करते हैं। ठीक है, आज में काफ़ी ज़्यादा अच्छे साइंस एंड टेक के कुछ न्यूज़ आए हुए थे तो मैंने उनको यहाँ पर कवर किया हुआ है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसे शॉर्ट में 3D प्रिंटिंग में कहते हैं। ठीक है, तो 3D प्रिंटिंग यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए रिसेंटली इंडिया ने एक न्यू अपना नेशनल स्ट्रेटजी लॉन्च किया है। तो एक्जैक्टली क्या है नेशनल स्ट्रेटजी, हम इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट एक न्यू स्पीसीज ऑफ टेरासॉर। नाउ डायनासोर की बहुत सारी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हुआ करती थी, उसी में से एक था टेरासॉर। इसके बारे में हम कुछ डिटेल समझेंगे और उसकी एक नई स्पीसीज पाई गई है जिसका नाम है डियार्क गियाथानाक। तो एक्जैक्टली डियार्क गियाथानाक क्या है और इसकी क्या क्या फीचर्स है हम उसको समझेंगे। थर्ड विल टॉक अबाउट चाइना के अंदर दो प्री हिस्टोरिक बर्ड की स्पीसीज यहाँ पर पाई गई है, हम इसके बारे में समझेंगे। देखिए जितने भी ये नेम्स वगैरह होते हैं ना, यू मस्ट रिमेंबर द नेम्स ओनली। आपको अगर नेम्स और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है अगर आपको पता है, दैट्स ऑल यू नीड टू नो, बिकॉज यूपीएससी में उससे ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम हर एक चीज को यहाँ पर डिटेल के अंदर बात कर लेंगे। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट एक न्यू एस्ट्रॉइड का सिस्टम मिला है हमें जिसके पास 3 मून्स है। देखिए अभी तक हमें जो मैक्सिमम जो जितने भी एस्ट्रॉइड्स वगैरह मिले हुए थे जिसमें मैक्सिमम 2 मून्स हुआ करते थे, बट पहला हमें एस्ट्रॉइड ऐसा मिला है जिसमें 3 मून्स है, तो हम इसके बारे में भी समझेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि सिंपल वर्ड्स में 3D प्रिंटिंग। देखिए इस पर्टिकुलर नेशनल स्ट्रेटजी को समझने से पहले मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। देखिए दो टाइप के डिफरेंट टाइप की मैन्युफैक्चरिंग के टेक्निक्स को यूज किया जाता है। वन इज कॉल्ड एज एडिटिव एंड सेकंड इज कॉल्ड एज सब्ट्रैक्टिव। आपको याद होगा हमने इसके बारे में बात की, फिर से बात करते हैं। देखिए वन इज कॉल्ड एज एडिटिव एंड वन इज कॉल्ड एज सब्ट्रैक्टिव। सब्ट्रैक्टिव वो होता है जो हम अभी यूज करते हैं अपने डे टू डे आइटम्स में। जस्ट सपोज कि हमें कोई चीज बनाना है तो व्हाट डू वी डू, हम जैसे एक आयरन का पूरा एक बार लेते हैं, ठीक है, और फिर उस आयरन को हम एक शेप देते हैं। ठीक है, जब शेप देते हैं तो जो भी उससे एक्स्ट्रा चीजें होती है उसको हम हटा देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो एक्स्ट्रा चीजें। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। इसमें क्या होगा, हम एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को लेंगे और उस रॉ मटेरियल से हम एग्जैक्ट शेप निकालेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट जो हमें शेप चाहिए वो एग्जैक्ट शेप हम निकालेंगे। दैट थिंग इज कॉल्ड एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड दैट वी कैन डू थ्रू अ 3D प्रिंटर। तो इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए राइट नाउ इंडिया ने अपना एक खुद का नेशनल स्ट्रेटजी लॉन्च किया है जिसके थ्रू वो जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, जो 3D प्रिंटिंग है, उसको और ज्यादा लॉन्च करना चाहता है। कुछ इस तरीके से लॉन्च करना चाहता है कि जो हमारा डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। बेसिकली डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग को हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए लेके जाना चाहते हैं, जिससे कि राइट नाउ हमारी लोकल इंडस्ट्री की जितनी भी डिसेबिलिटीज वगैरह है उन सारे की सारे डिसेबिलिटीज को यहाँ पर सॉल्व कर पाए। नाउ देखिए 3D प्रिंटिंग है, इसका मतलब एक न्यू टेक्नोलॉजी है। न्यू टेक्नोलॉजी का सीधा सा मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर जाएगा। ठीक है, सो ये इट कम्स अंडर मिति यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है उसके अंदर ही आता है। मेन एम क्या है, मेन एम ये है, ये बोला गया, देखिए अभी हम 2022 में चल रहे हैं, राइट। 2022 से अगले 3 साल यानी 2025 तक, मतलब अगले 3 सालों के अंदर हमें अपने शेयर को ग्लोबल लेवल पे अपने शेयर को 5% तक लेके जाना है। समझिए अभी राइट नाउ हमारा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ऑलमोस्ट 0% का शेयर है, बिल्कुल भी नहीं। इसे इंक्रीज करके 0% से वी हैव टू रीच अराउंड 5% अगले 3 साल के अंदर। ये हमने ये प्लान बनाया हुआ है। उसके लिए अराउंड हम $1 बिलियन का जीडीपी जो है इसके अंदर लॉन्च करना चाहते हैं। तो मतलब क्या है, मतलब अगले 3 सालों के अंदर हम चाहते हैं कि जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है वो हमें ऑलमोस्ट $1 बिलियन का जो जीडीपी का जो एडिशन है वो हमें प्रोवाइड करे, मतलब इतना हम चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए तो जैसा मैंने आपको बताया 2025 का हमने एम लिया हुआ है। 2025 के यहां तक हमने सोचा है कि एटलीस्ट अगले 3 सालों के अंदर हमें 50 ऐसे इंडिया स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज बनानी है, ऐसे मशीन्स बनाने हैं, ऐसे मटेरियल्स बनाने हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने हैं जो कि हमें 3D प्रिंटिंग में हेल्प कर सके। सेकंड हमें करना है कि 100 हमें ऐसे स्टार्टअप्स वगैरह लॉन्च करने हैं जो कि 3D प्रिंटिंग के मतलब कि 3D प्रिंटिंग करे और उस पर्टिकुलर सेक्टर को आगे लेके जाए। एंड थर्ड हमें एटलीस्ट 500 न्यू प्रोडक्ट्स बनाने हैं 3D प्रिंटिंग को लेकर के। जस्ट रिमेंबर दिस, देखिए 50 हमें टेक्नोलॉजिकल मशीन्स वगैरह बनानी है, 100 हमें स्टार्टअप स्टार्ट करनी है, मतलब 100 कंपनी स्टार्ट करनी है, 500 हमें न्यू प्रोडक्ट्स बनाने हैं। ये हमने अगले 3 सालों के लिए प्लान किया है, यानी कि 2025 तक के लिए। अब देखिए जब भी हम यहाँ पर कुछ न्यू मशीन्स बनाएंगे, हम न्यू सॉफ्टवेयर बनाएंगे, न्यू यहाँ पे स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे और न्यू प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो ऑब्वियसली वी विल नीड लेबर। उसके लिए हम यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, मोर देन 1 लाख पीपल को स्किल्ड वर्कर्स यानी कि स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। मतलब जो हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है जॉबलेस ग्रोथ की। याद है आपको जॉबलेस ग्रोथ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉबलेस ग्रोथ? ग्रोथ हो रहा है बट जॉब नहीं है। कैसे नहीं है? बिकॉज ज्यादातर काम जो है मशीन्स वगैरह से हो रहा है। उसी चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अराउंड 1 लाख से ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स को यहाँ पर काम मिलेगा और एक बहुत ही अच्छे सेक्टर के अंदर काम मिलेगा। धीरे धीरे ये चीज और ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। क्वेश्चन कम्स की एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है? शॉर्ट में जैसा मैंने आपको बताया 3D प्रिंटिंग की तरह काम करता है जहां पर चीजों को ऐड किया जाता है रादर देन सब्ट्रैक्टिंग देम।
देखिए, इससे आप किसी भी टाइप का मॉडल बना सकते हैं, किसी भी टाइप का प्रोटोटाइप बना सकते हैं। और प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, जब एक चीज आप फाइनल बनाते हैं उससे पहले जो आप फाइनल मतलब फाइनल बनाने से पहले जो आप चीजों को चेक करते हैं बनाकर, दैट थिंग इज कॉल्ड एज प्रोटोटाइप। जैसे आप उसके लिए कुछ भी रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं, जैसे कि रेजिन्स वगैरह हो गए, प्लास्टिक, मेटल्स, थर्मोप्लास्टिक, सेरामिक, फाइबर, इन सबको आप यूज करके अपना किसी भी टाइप का प्रोटोटाइप, किसी भी टाइप का मॉडल बना सकते हैं। दैट थिंग इज कॉल्ड एज 3D प्रिंटिंग। नाउ देखिए, इस 3D प्रिंटिंग को बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको एक कंप्यूटर लेना होता है, ठीक है। उस कंप्यूटर के अंदर आपको एक पर्टिकुलर टाइप का सॉफ्टवेयर लॉन्च करना होता है, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद यू हैव टू मेक अ मॉडल, मतलब आपको उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के जाकर ऊपर जाकर उस पर्टिकुलर जो भी आप बनाना चाहते हैं उसका एक मॉडल बनाना होता है। जब आप उस मॉडल को बना लेते हैं, देन यू हैव टू सेंड यू द इंस्ट्रक्शन टू द 3D प्रिंटर। जो भी उस पर्टिकुलर प्रिंटर है उसको आप उस लैपटॉप से कनेक्ट कीजिए, उस कंप्यूटर से कनेक्ट कीजिए एंड डायरेक्टली उस चीज को यूज कीजिए। इसके अंदर कमांड भेजिए और वो जो 3D प्रिंटर है आपका वो चीज को बनाकर भेज देगा। अनलेस यू मतलब उसके बीच में ऑब्वियसली अगर आप जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह उसको डालते, देखिए दीज आर ऑल रॉ मटेरियल्स, आप रॉ मटेरियल्स डालेंगे और आपको उसी चीज का वो सेम शेप बनाकर भेज देगा। दैट थिंग इज कॉल्ड एज 3D मैन्युफैक्चरिंग। ऑलराइट, फाइनली हम देखते हैं कि इंडिया की क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। देखिए यहाँ पर रिसेंटली जो मिति ने ये बोला है अपनी नेशनल स्ट्रेटजी के अंदर, अगले 3 सालों के अंदर हम 3D प्रिंटिंग को ऑलमोस्ट हर सेक्टर के अंदर लेके आने वाले हैं, इंक्लूडिंग दैट ऑफ डिफेंस सेक्टर, और जो पब्लिक सेक्टर है हमारा, हर एक सेक्टर के अंदर हम 3D प्रिंटिंग को लेके आने वाले हैं। इसके लिए जो मिति है वो एक एपेक्स बॉडी बनाने की सोच रही है, मतलब एक ऐसी बॉडी बना रही है जो कि जिसके अंदर बहुत सारे 3D प्रिंटिंग के एक्सपर्ट्स वगैरह होंगे, बहुत सारे लीडर्स वगैरह होंगे जो कि ग्लोबल एंड लोकल इंडस्ट्रीज के होंगे, एंड जो कि सबके साथ एक साथ मिलकर बातचीत करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसको हम 3D प्रिंटिंग के साथ सॉल्व कर सकते हैं, इन सबके बारे में बातचीत करेंगे और इसको मतलब आगे लेके जाएंगे। ये था हमारा फर्स्ट आर्टिकल। आई होप आपको चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं टेरासौर के बारे में। टेरासौर की एक नई स्पीसीज यहां पर पाई गई है और इसका नाम है डियार्थनाक। समझते हैं डियार्थनाक क्या है, एग्जैक्टली टेरासौर्स क्या होते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझाता हूं कि टेरासौर्स क्या होते हैं। देखिए, जो हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें बहुत सारा डिफरेंट टाइप के पीरियड्स थे, राइट। तो हमारा जो ट्रायसिक पीरियड था ना, ट्रायसिक एंड जुरासिक पीरियड जो था, ट्रायसिक एंड जुरासिक पीरियड, वो ऐसा पीरियड था जिस टाइम हमारे अर्थ के ऊपर सबसे लार्जेस्ट मैमल्स या फिर लार्जेस्ट एनिमल्स रहा करते थे, एंड दे वर कॉल्ड एज डायनासोर्स। तो देखिए, जो डायनासोर्स थे वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के हुआ करते थे। देयर वर सम डायनासोर्स जो कि लैंड पे रहते थे, जो मतलब चलते थे, कुछ ऐसे थे जो कि हवा में उड़ते थे, कुछ ऐसे थे जो कि पानी में रहते थे। सो बेसिकली देयर वर ऑल टाइप ऑफ डायनासोर्स, ठीक है, बहुत डिफरेंट काइंड्स के थे। नाउ उन्हीं में से वो सारे के सारे डायनासोर्स दे हु वर एक्चुअली एबल टू फ्लाई, मतलब वो डायनासोर्स जो कि उड़ सकते थे, हु कुड फ्लाई, दे वर कॉल्ड एज टेरासोर्स, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। सो टेरासोर्स आर बेसिकली दोज डायनासोर्स हु कैन फ्लाई। तो माना जाता है कि जो टेरासोर्स है वो एक टाइप की न्यू स्पीसीज की तरह डेवलप हुई थी डायनासोर्स के बाद, मतलब जो ओरिजिनल डायनासोर्स थे उनके बाद धीरे धीरे इवॉल्व होकर एक टेरासोर्स बनते हैं। और ये टेरासोर्स जो थे वो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स थे जिन्होंने फ्लाइट को इवॉल्व कर लिया अपने बॉडी के अंदर, मतलब उनके बॉडी के अंदर विंग्स वगैरह आ गए। विंग्स आए उसके कारण क्या हुआ, उन्होंने उड़ना स्टार्ट कर दिया। नाउ दे आर कंसीडर्ड टू बी द लार्जेस्ट फ्लाइंग एनिमल्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। इसका मतलब क्या है, आज तक इनसे बड़ा कोई भी फ्लाइंग एनिमल हमें नहीं मिला है। इसके अलावा माना जाता है कि जो टेरासोर्स के जो लास्ट सर्वाइविंग स्पीसीज थी वो अभी के जो बड़े बड़े एरोप्लेन्स होते हैं ना उनके साइज के बराबर था। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि कितने बड़े बड़े जो उनकी साइज थी वो कितनी ज्यादा हो सकती थी। देखिए, अगर आप स्टार्टिंग के जो भी हमें जो एविडेंसेस मिले हैं उससे पहले कि अगर आप रिसर्च वगैरह को देखेंगे तो उस रिसर्च में ये पाया जाता था कि जो टेरासोर्स है वो बहुत ही स्मॉल बॉडी साइजेस के होते थे। समझिए, माना जाता था कि जो टेरासोर्स है वो बहुत छोटे होते थे, इसी कारण वो उठ पाते थे, इसी कारण वो उड़ पाते थे। बिकॉज देखिए, एक चीज जो मानी जाती है वो है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर एनिमल को, ह्यूमन को अगर उड़ना है ना तो उसका साइज छोटा होना चाहिए। मतलब अगर बहुत बड़ा साइज होता है तो उसका मास ज्यादा होता है और मास के कारण उस पर ग्रेविटी ज्यादा लगती है और उसके कारण वो नीचे गिरता है। मतलब अगर मास अगर कम है तो वो पर्टिकुलर चीज कंपैरेटिवली इजीली उड़ सकता है। तो इसलिए माना जाता था कि जो टेरासोर्स होते हैं वो फ्लाइंग होते हैं। इसका मतलब है कि टेरासोर्स जरूर छोटे डायनासोर्स हुआ करेंगे। बट एक्चुअली हमें कुछ यहाँ पर ऐसे एविडेंसेस मिले, कुछ ऐसे स्पीसीज मिली है, जैसे कि हमें जो रिसेंट वाला मिला है इसका नाम है डियार्थनाक। इसका जो मतलब हमें एविडेंसेस मिले हैं, ये ऐसा एविडेंसेस है जो कि पहली बात तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जुरासिक मतलब एनिमल्स में से एक है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डायनासोर्स में से एक है। सेकंड चीज, इसके बोन्स एंड स्कल्स बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है। एंड थर्ड चीज ये है कि अभी तक ऐसा हमें कोई भी जुरासिक में इतना बड़ा हमें टेरासोर कोई मिला नहीं था। इसका मतलब क्या है, हमारी ये वाली जो एविडेंस थी, मतलब ये वाली जो हमारी थ्योरी थी कि जो टेरासोर्स सबके सब छोटे होंगे तभी वो उड़ पाते हैं, वो चीज पूरी तरीके से गलत साबित हो गई। बिकॉज नाउ वी हैव एविडेंसेस कि जो टेरासोर्स हैं डिस्पाइट बीइंग अ लार्ज बॉडी साइज के, इसके बावजूद भी वो उड़ सकते हैं। मतलब इसके बावजूद वो अपनी फ्लाइट को ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ इस चीज को समझिए। नाउ अगर आप इस मेसोजोइक एरा को देखेंगे, दिस वाज द एरा जिस टाइम एक्चुअली डायनासोर्स रहा करते थे। नाउ दे केम इन द ट्रायसिक पीरियड, ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो डायनासोर्स वगैरह है वो ट्रायसिक पीरियड में आते हैं और जुरासिक पीरियड में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो ये डायनासोर्स वगैरह थे वो प्रेजेंट है। और क्रिटाशियस पीरियड में आते आते वहां पर एक टाइप का जो एक्सटेंशन होता है वो क्रिटाशियस पीरियड के अंदर होता है।
मतलब दिस वाज द पीरियड जब एक्चुअली डायनासोर्स दे पूरी तरीके से खत्म हो गए, ठीक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, ऑलराइट। सो आपको ध्यान रखना है मेसोजोइक एरा के अंदर ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रेटाशियस नाम के तीन डिफरेंट एरास थे। तो ट्रायसिक के अंदर डायनासोर स्टार्ट होते हैं, जुरासिक के अंदर मैक्सिमम पहुंचते हैं, अपने पीक पे पहुंचता है, और जो क्रेटाशियस था उसके अंदर डायनासोर्स पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। ये था हमारा बेसिक सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। नाउ जैसा हमने बात की कि डियार जो ग्याथानाक है वो एक टाइप का फ्लाइंग रेप्टाइल था, यानी कि फ्लाइंग डायनासोर था, जिसकी विंग साइज काफी ज्यादा बड़ी थी, मतलब ऑलमोस्ट 3 मीटर तक की बड़ी थी, एंड इट बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ अर्ली टेरासोर्स। देखिए ऐसा भी नहीं था कि टेरासोर्स इवॉल्व हो कि वहां तक पहुंचे थे, बट अर्ली टेरासोर्स में से कुछ जो थे वो फ्लाई कर सकते थे। नाउ इसके लिए देखिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप के नेम्स है, बट यूपीएससी विल नेवर आस्क यू दिस टाइप ऑफ नेम्स, सो डोंट रिमेंबर दिस। आप इसको पूरी तरीके से भूल जाइए। आपको बस ध्यान रखना है कि जो डियर ग्याथानाक है वो एक टाइप का डायनासोर है, और डायनासोर के अंदर भी अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा जाए तो एक टाइप का टेरासोर है, ठीक है, दैट्स इट। और टेरासोर क्या होते हैं? दे आर काइंड ऑफ फ्लाइंग रेप्टाइल्स, यानी कि ऐसे डायनासोर्स हो सकते हैं जो होते हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट रिमेंबर। सो इसके अलावा अगर आप डियर ग्याथानाक के बारे में देखेंगे तो इसका एक और यहाँ पर अचीवमेंट ये मिला है कि दिस इज द बिगेस्ट टेरासोर। इससे पहले हमें ये पता था कि जितने भी टेरासोर्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बट ये हमें पहला ऐसा टेरासोर मिला है जो कि फ्लाई कर सकता था और जो कि बहुत ही ज्यादा बिग था, व्हिच वाज द बिगेस्ट टेरासोर जो कि जुरासिक पीरियड के अंदर पाया जाता था, मतलब जितने भी जो डायनासोर्स वगैरह का टाइम था उसके अंदर पाया जाता था। नाउ इस पर्टिकुलर इमेज को ध्यान से देखिए। नाउ ऑल दीज स्पीसीज दैट यू सी दे आर ऑल टेरासोर्स। टेरासोर्स कौन से? विच कुड फ्लाई। तो देखिए एक चीज जो आपको देखी होगी सबके अंदर विंग्स है। ना अगर आप विंग्स को अगर आप देखेंगे, बट विंग्स अलग अलग तरीके से सबके अंदर डेवलप हो रही है, राइट। अगर देखिए सबके अंदर जो विंग्स का जो शेप है, साइज है, एवरीथिंग सिंगल थिंग जो है अलग अलग तरीके से डेवलप हुई है। इसलिए माना जाता था कि जो टेरासोर्स है वो बहुत ही ज्यादा वेरियस टाइप के थे। यहां तक कि माना जाता था कि टेरासोर्स की टोटल मिला के 110 से ज्यादा स्पीसीज थी, उसके अंदर की एक और स्पीसीज यहां पर पाई गई है। ना क्वेश्चन कम्स कि एग्जैक्टली हमें इसके स्केलेटन्स वगैरह कहां मिले हैं, तो इसके स्केलेटन्स हमें स्कॉटलैंड के अंदर एक प्लेस है दैट इज कॉल्ड एज रुभा मन ब्राथनियर, ठीक है। रुभा नम ब्राथनियर नाम का एक प्लेस है जो कि स्कॉटलैंड के अंदर प्रेजेंट है, वहीं पर ये हमें जो स्केलेटन मिला है। नाउ नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि एग्जैक्टली ये जो हमें जो डायनासोर के स्केलेटन्स मिले हैं वो कहां मिले। द पॉइंट इज यू मस्ट रिमेंबर कि रुभा मन जो ब्राथनियर है ये कहां पे प्रेजेंट है। मैं आपको दिखाता हूं। देखिए पहले तो इस पर्टिकुलर इमेज को देखिए, तो दिस इज यूके, ठीक है। आप जानते हैं यूरोप का जो बिल्कुल बाहर वाला पार्ट है दैट इज यूके। यूके के ऊपर यहाँ पे आयरलैंड है, और यूके के ऊपर वाला पार्ट देखेंगे दिस इज स्कॉटलैंड। नाउ स्कॉटलैंड का यहाँ पर जूम्ड इन आप देखिए, स्कॉटलैंड के देखिए इस वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट इसी आइलैंड के ऊपर जो बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, देयर इज आइलैंड कॉल्ड एज रुभानम ब्राथनियर। यही जो पर्टिकुलर जो आइलैंड है, इसी आइलैंड के ऊपर ये स्केलेटन्स मिले हैं। और देखिए ऐसा नहीं है कि ये कोई पहले स्केलेटन्स मिले हैं जो कि स्कॉटलैंड के अंदर है। स्कॉटलैंड के अंदर बहुत बड़े बड़े जो माउंटेन्स वगैरह प्रेजेंट है, माउंटेन्स के नीचे में, मतलब जो माउंटेन्स है उसके नीचे वाले साइड में हमें और भी बहुत सारे स्केलेटन्स वगैरह मिले हुए हैं जो कि डायनासोर के हैं, टेरासोर्स के, और भी बहुत सारे जो एक्सटिंक्ट बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं उन सबके हमें ये सब मिले हुए हैं, ठीक है। नाउ इट इज कंसीडर्ड कि जो अभी जो हमें रिसेंट वाला मिला है ना, ये सबसे बेस्ट प्रिजर्व्ड है। मतलब नॉर्मली इतने ज्यादा अच्छे प्रिजर्व डायनासोर्स हमें मिलते नहीं है, बट ये बहुत ही बेस्ट प्रिजर्व्ड है। इसका रीजन क्या है हम समझेंगे कि क्यों हमें नहीं मिलते हैं, उसको हम समझेंगे, बट राइट नाउ आप समझिए कि बहुत ज्यादा प्रिजर्व्ड है, बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व था जो कि स्कॉटलैंड के अंदर मिला है। तो जस्ट रिमेंबर कि टेरासोर जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व्ड फॉर्म में नहीं मिलते हैं, बहुत ही रेयर है। उसका रीजन होता है कि उनका जो बोन होता है ना वो बहुत ज्यादा डेंस नहीं होता है। डेंस नहीं होता मतलब बोन उनकी बहुत ज्यादा हॉलो होती है, मतलब अंदर से उनका बोन बिल्कुल खाली होता है। तो बोन खाली होने के कारण उनका बोन जो होता है बहुत ही वीक होता है। ना बोन खाली क्यों होता है? बोन खाली इसलिए होता है ताकि उनको विंग मतलब जो उनका विंग है वो डेवलप हो सके और उनको फ्लाइट में यहाँ पर सपोर्ट मिल सके। मतलब उड़ने के लिए हमेशा जो चीजें हैं वो हल्की होनी चाहिए ना, चीजें हल्की होंगी तभी तो वो उड़ पाएंगे ना। इसी चीज के लिए जो उनका जो बोन था वो धीरे धीरे इवॉल्व हो गया, हॉलो हो गया, मतलब अंदर से खाली हो गया, उसके कारण वो बहुत ही ज्यादा मतलब वीक हो गए। तो टेक्निकली माना जाता है कि इतने वीक बोन है इसके कारण जो टेरासोर्स वगैरह है वो खुद को ज्यादा दिनों तक प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे। बट यहां पर देखा गया मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स इन्होंने खुद को प्रिजर्व किया है, एंड दे हैव बीन फाउंड। बहुत सारे हमें कुछ एविडेंसेस यहाँ पर देखिए स्कॉटलैंड के अंदर मिले हैं। इसके अलावा हमें एविडेंसेस यहाँ पर चाइना के अंदर मिले हैं, हमें एविडेंसेस यहाँ पर ब्राजील के अंदर भी मिले हैं। मतलब क्या है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो प्लेसेस है हर एक जगह पर ये चीजें पाई जाती थी। नाउ देखिए ये जो अभी जो रिसेंटली हमें मिला है जो डीआर गियाथानाक है उसका हमने एक सीटी स्कैन किया। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीटी स्कैन? सिंपल सा मतलब उसके स्कल को हमने प्रॉपर्ली स्कैन किया, चेक करने की कोशिश की एग्जैक्टली कौन सा बोन कहां पे प्रेजेंट था, क्या हुआ है, कहां पे चोट के निशाने सब चेक किया हमने। तो हमें एक टाइप का ऑप्टिक जो लोब्स होते हैं, जो ऑप्टिक लोब्स होते हैं, दे ऑप्टिक लोब बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में पाए गए। नाउ देखिए मैं आपको समझाता हूं कि ऑप्टिक लोब्स क्या होते हैं। नाउ यू नो ऑप्टिक क्या होता है? ऑप्टिक इज समथिंग रिलेटेड टू लाइट। तो इफ ऑप्टिक इज रिलेटेड टू लाइट तो आप शॉर्ट में समझ सकते हैं ऑप्टिक जो होता है, ऑप्टिक लोब जो होता है वो एक ऐसा लोब होता है, हमारे ब्रेन का वो पार्ट होता है जो कि हमें देखने में हेल्प करता है, मतलब इट हेल्प्स अस इन सीइंग। देखिए दिस इज आवर ब्रेन। ब्रेन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो पार्ट्स होते हैं, वी डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस। नाउ एक आप देखिए इसमें आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज ऑसिपिटल लोब। इसी को हम ऑप्टिक लोब कहते हैं। ये जो ऑसिपिटल लोब है ये पीछे वाला पार्ट होता है, और यहाँ पर जो हमारे आइज होते हैं ना वो आइज से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। मतलब हमें देखने में, हमारे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में ये सब चीजों में ऑप्टिकल लोब यहाँ पर हेल्प करते हैं। एक चीज आपने सुना होगा
आपने सुना होगा कि हम देखते कैसे हैं, व्हाई डू वी सी, हम देखते हैं इसलिए है, मतलब इस तरीके से है कि जो हमारी आईज होती है, आईज के पीछे रेटिना होता है। रेटिना क्या करता है, इमेज को कैप्चर करता है और एक इन्वर्टेड फॉर्म में जो हमारा ब्रेन है उसके पास भेजता है। हमारा ब्रेन जो है उस पर्टिकुलर चीज को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उस पर्टिकुलर इमेज को फिर से सीधा करता है एंड देन फाइनली हमारे आइज के पास वापस भेजता है एंड देन वी आर एबल टू सी दैट पर्टिकुलर थिंग। नाउ ये सब चीजें बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर होती है एंड दैट इज हाउ वी आर एबल टू सी। देखिए जब हम बोलते हैं कि वो चीजें हमें हमारे ब्रेन के पास भेजता है तो एक्जैक्टली ब्रेन के कौन से पार्ट के पास भेजता है, दैट पार्ट कॉल्ड एज ऑसिपिटल लोब, यानी कि सिंपल वर्ड्स में ऑप्टिक लोब। यही ऑप्टिक लोब हमें देखने में हेल्प करता है और यही जो ऑप्टिक लोब है ना, इस पर्टिकुलर डीआर नाक के अंदर बहुत ही लार्ज मतलब अमाउंट में पाया गया। मतलब क्या है, देखिए ह्यूमन से अगर आप देखेंगे, दिस इज द बेसिकली स्कल ऑफ अ ह्यूमन। अब देखिए जो स्कल ऑफ अ ह्यूमन है उसका एक बहुत ही छोटा पार्ट जो है ऑप्टिकल लोब के पास होता है, मतलब बहुत ही छोटा पार्ट। मतलब हमारा पूरे का पूरा ब्रेन सिर्फ देखने का काम नहीं कर रहा होता और भी बहुत सारे काम करता है हमारा ब्रेन। बट जो आप इस पर्टिकुलर डायनासोर यानी कि टेरासोर को देखोगे, उनके अंदर जो ऑप्टिकल लोब थे बहुत ही लार्ज थी। एक्चुअली ये शो करता है कि उनकी जो आईसाइट थी बहुत ज्यादा मतलब गुड थी, बहुत अच्छी थी, बिकॉज उनका ऑप्टिक लोब इतना बड़ा था कि उनको अच्छे तरीके से इमेज को परसीव करने में हेल्प करता था। दैट्स हाउ वी नो कि उनका जो आईसाइट था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। सेकंड चीज देखिए, किसी चीज को भी अगर फ्लाइट ले रहा है तो एक चीज जो जैसा मैंने आपको बताया कि वो चीज हल्का होना चाहिए। हल्का होने के लिए धीरे धीरे इन्होंने खुद को इवॉल्व किया, उन्होंने अपनी बोन्स को पूरी तरीके से अंदर से हॉलो कर लिया और उनकी जो बोन वॉल थी उसको पूरी तरीके से हॉलो कर लिया। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए हाउ दिस जो टेरासॉर्स वगैरह उन्होंने फ्लाइट के लिए अडैप्ट कैसे किया, तो मैं आपको कुछ दिखाता हूं। अगर आप टेरासॉर्स की बिग देखेंगे, देखिए ऑल्दो बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि बोन से बनी हुई है, बट अंदर देखिए अंदर से बिल्कुल खाली है, खोखली है। ठीक है, क्यों है? बिकॉज उनका वजन जो है हल्का रहे, मतलब जो उनका बेसिकली मास है वो हल्का रहे, और मास हल्का रहेगा तभी वो जाकर ऊपर उड़ पाएंगे। सिमिलरली अगर आप इनके देखिए जो इनके विंग्स के जो बोन्स, अगर विंग्स के बोन को देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। दिस इज अ काइंड ऑफ अ बोन जो कि यहाँ पर जूम इन किया गया है। जूम इन करते हैं तो अंदर अंदर पूरा खाली है एक्चुअली। ठीक है, बाहर से देखने में लग रहा है कि दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट अंदर से एक्चुअली पूरा खाली है। तो दिस पर्टिकुलर इमेज के थ्रू मैं एक्चुअली ये शो करना चाहता हूं कि जो टेरासोर के जो विंग्स वगैरह होते हैं वो अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं, दे आर एक्चुअली हॉलो। और हॉलो होने के कारण क्या होता है, उनका मास तो लो हो जाता है। मास लो होने के कारण क्या होता है, वो उड़ने में उनको हेल्प मिल जाती है, बट द पॉइंट इज इनके जो विंग्स वगैरह उनको खाली होने के कारण इनके ऊपर अटैक्स बहुत इजीली हो जाते हैं। मतलब ये बॉडी के हिसाब से बहुत ही वीक होते हैं, मतलब दिखने में लगते हैं बहुत बड़े हैं बट एक्चुअली बहुत वीक होते हैं, और उसके कारण दे कुड नॉट बी प्रिजर्व फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। मतलब प्रिजर्व करना इसका पॉसिबल ही नहीं है। बट हमें ये समझ नहीं आ रहा कि स्कॉटलैंड के अंदर जो हमें टेरासॉर्स मिले हैं वो इतने ज्यादा वेल प्रिजर्व कैसे मिले हैं। ये एक अपने आप में एक मिस्ट्री है। ठीक है, तो ये हम समझ गए मेन चीजों के बारे में। टेरासॉर्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। फर्स्ट चीज ये है कि टाइप का फ्लाइंग रेप्टाइल्स हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऐसे रेप्टाइल्स हैं, कैसे डायनासोर्स हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं, और दे वर द फर्स्ट ऐसे रेप्टाइल जो कि फ्लाई कर सकते थे। नाउ दे हैव बीन एक्सटिंक्ट, पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब पूरी तरीके से फिनिश हो चुके हैं। और जैसे मैंने आपको याद है स्टार्टिंग में बताया था कि मेसोजोइक एरा के अंदर जो ट्रायसिक पीरियड है, देन जुरासिक पीरियड है, एंड देन जो क्रिटाशियस पीरियड है, इन तीनों पीरियड के अंदर ही पाया जाता था। ओवरऑल जो मेन एरा था दैट वाज मतलब मेसोजोइक एरा, बट उसके अंदर जो तीन पीरियड्स थे, ट्रायसिक, जुरासिक एंड जो क्रिटाशियस है, तीनों के अंदर ही पाया जाता था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है सब चीजें। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि दीज वर वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स, तो इसका मतलब क्या वर्टिब्रेट्स था, वो व्हाट आर कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स का सीधा सा मतलब है वो एनिमल्स या फिर मतलब वो ह्यूमंस जिसके पीछे मतलब रीढ़ की हड्डी है। तो रीढ़ की हड्डी एक्चुअली हेल्प करती है उसको सीधा रहने में। जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं उनमें से वन ऑफ द अर्लीस्ट था जिन्होंने एक्चुअली फ्लाइट का पावर इवॉल्व कर लिया था। उसके कारण जो उनकी विंग्स वगैरह थी, दीज विंग्स हैव नॉट बीन फॉर्म बाय बोन एंड ऑल। इनकी जो विंग्स बनी हुई है वो मसल की, स्किन की और बहुत सारे टिश्यूज वगैरह की मिलकर बनी हुई है, जो कि एक्चुअली इनको उड़ने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये था हमारा टेरासॉर्स के बारे में। आई होप आपको जो बेसिक चीजें थी वो सब कुछ समझ आ गई, और इसके बेसिक अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह आता है तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा इस पे क्वेश्चन आएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइंस का टॉपिक। यहां हम बात करने वाले हैं चाइना के अंदर दो न्यू प्री हिस्टोरिक बर्ड की स्पीसीज मिली है। देखिए पीछे हमने बात की कि यहां पर हमें स्कॉटलैंड के अंदर एक ऐसा डायनासोर का स्पीसीज मिला है, टेरासोरस का स्पीसीज मिला है जो कि बहुत ही पुराना था। सिमिलरली हम चाइना के अंदर दो जो बर्ड की स्पीसीज मिली है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए बर्ड आर डिफरेंट फ्रॉम डायनासोर, ध्यान रखना है आपको। डायनासोर जो होते हैं वो रेप्टाइल भी हो सकते थे, रेप्टाइल मतलब जो जमीन पे रेंगते हैं। सेकंड चीज वो एम्फीबियंस हो सकते हैं, मतलब पानी और लैंड दोनों पे, या फिर वो लैंड पे भी हो सकते थे। बट बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स वो होते हैं जो उड़ते हैं, मतलब जो फ्लाइट लेते हैं। मतलब ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, बट ऑल जो ये टेरासोर्स होते हैं, मतलब ऑल जो डायनासोर्स होते हैं, दे ऑल कैनॉट फ्लाई। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टेरासोर्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स छोटे होते हैं, टेरासोर्स बहुत बड़े होते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस। तो दो न्यू बर्ड्स यहाँ पर मिले हैं चाइना के अंदर जो कि प्री हिस्टोरिक बर्ड्स हैं, मतलब बहुत ही पुराने हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कॉन्टेक्स्ट ये है कि चाइना के अंदर दो यहाँ पे प्री हिस्टोरिक बर्ड्स मिले हैं, और इसको रिसेंटली इसकी फाइंडिंग्स को यहाँ पर एक जर्नल के अंदर यानी कि एक मैगजीन के अंदर इसको मतलब वो किया गया, इंक्लूड किया गया। ठीक है, अब ये पाई कहां गया, चाइना के अंदर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज चंगमा, मतलब चंगमा नाम की एक लोकेलिटी। देखिए चंगमा कहां प्रेजेंट है, अगर आप चाइना को देखेंगे, चाइना के अंदर जो बीच वाला पार्ट है बिल्कुल, दैट पार्ट इज कॉल्ड चंगमा। यहीं पर ये पर्टिकुलर दो न्यू बर्ड्स यहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए चंगमा जो प्लेस है ना, चंगमा के अंदर कोई पहली बार बर्ड स्पीसीज नहीं मिल रही है, इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप की जो बर्ड की जो डेड बर्ड की स्पीसीज वगैरह है वो सब मतलब यहाँ पर मिली हुई है। तो देखिए पेलियो ऑन्टोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए जहां पर आपको पेलियो वर्ड मिले, पेलियो वर्ड का मतलब होता है बहुत पुराना, ऑन्टो का मतलब होता है बर्ड्स, सो और लोगोस का मतलब
होता है स्टडी, यानी कि इट इज अ स्टडी ऑफ वेरी ओल्ड बर्ड्स, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में दे आर कॉल्ड एज पैलियोओंटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये बर्ड के एवोल्यूशन को समझने में हमें हेल्प करते हैं। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो बर्ड्स है ना, ये बर्ड्स जो हमें रिसेंटली मिली है, मतलब बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर मिली है, बट जो चंगमा है वो वन ऑफ द मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस माना जाता है, बिकॉज दिस इज द सेकंड रिचेस्ट मेसोजोइक फॉसिल साइट पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पर हमें डिफरेंट जगहों पर मेसोजोइक जो एरा था उसके जो डिफरेंट डिफरेंट फॉसिल्स वगैरह मिलती है, उनमें से वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि सेकंड रिचेस्ट जो है वो यही चंगमा वैली, जो कि चाइना के अंदर प्रेजेंट है, वहीं पर है। माना जाता है कि यहाँ पर जो चंगमा वैली है वहां पर जितने भी डिफरेंट टाइप के फॉसिल्स पाई गई हैं उसमें से आधे से ज्यादा जो फॉसिल्स है दे आर ऑफ अ जीनस कॉल्ड एज गैंसस ह्यूमेनेसिस। तो दिस इज द मेन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि गैंसस ह्यूमेनेसिस क्या है एग्जैक्टली। तो गैंसस ह्यूमेनेसिस क्या है, क्योंकि बर्ड की स्पीसीज है, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, बर्ड की स्पीसीज है जो कि मेजॉरिटी चाइना के अंदर इसकी जो मतलब बोन्स वगैरह है वो सब पाए जाते हैं। नाउ मैं आपको समझाता हूं। देखिए गैंसस ह्यूमेनेसिस होता है वो एक टाइप का एक्वेटिक बर्ड होता है। देखिए ध्यान से, एक्वेटिक बर्ड का मतलब क्या है, जो कि पानी के अंदर रहते हैं। तो जितने भी गैंसस ह्यूमेनेसिस है सबके सब एक्वेटिक बर्ड होते हैं, सबके सब पानी के अंदर रहते हैं। नाउ माना जाता है कि जो क्रिटाशियस पीरियड था, जो कि मेसोजोइक एरा का जो क्रिटाशियस पीरियड था उसके अंदर अराउंड 120 मिलियन ईयर्स अगो ये पर्टिकुलर बर्ड की स्पीसीज पाई जाती थी, ठीक है। अब देखिए ये माना जाता है कि दे वर द फर्स्ट ट्रू बर्ड। फर्स्ट ट्रू बर्ड का मतलब क्या है, देखिए बर्ड क्या होते हैं, बर्ड आर दोज विच कैन फ्लाई, बर्ड आर दोज जिसके एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ विंग्स होते हैं और जो फ्लाई कर सकती हैं, दे आर कॉल्ड एज बर्ड्स, ठीक है, मतलब इसका एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ जो वर्ल्ड की जो फर्स्ट बर्ड थी ना, दे वर एक्चुअली दीस गैंसस ह्यूमेनेसिस, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि पहले बर्ड्स जो थे दे वर गैंसस ह्यूमेनेसिस, मतलब इसी पर्टिकुलर जीनस के अंदर बहुत सारे डिफरेंट बर्ड्स हुए हैं। They were actually the first birds in the entire world. Now इससे पहले एक और दूसरी स्पीसीज थी जिसे हम एक्चुअली बर्ड्स मानते थे, they were actually called as Archaeopteryx, ठीक है। ये वाला जो था ना, ये आर्कियोप्टेरिक्स जो है, ये इससे पहले हम बर्ड्स मानते थे, बट बाद में हमें मालूम चला कि ये बर्ड नहीं है, एक्चुअली एक डायनासोर की स्पीसीज थी, ठीक है। तो इसको हमने फिर बर्ड की लिस्ट से निकाला और इसको फिर हमने जो ये हमारा जो गैंसस ह्यूमेनेसिस है इसको हम फिर हमने बर्ड की स्पीसीज में डाल दिया। तो देखिए ऑल यूपीएससी कैन आस्क यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग इज गैंसस ह्यूमेनेसिस एग्जैक्टली है क्या, बिकॉज ये रिसेंटली पाया गया इसलिए न्यूज में होता है। तो जस्ट रिमेंबर कि ये बर्ड की स्पीसीज है। ऑलराइट, अब हम समझते हैं कि चांगमा साइड से और कौन कौन से यहाँ पे अभी रिसेंटली हमें स्पीसीज मिले हैं। देखिए हमें यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज मिली है, बट जो लेटेस्ट जो हमें स्पीसीज मिली है ना, उसके अंदर सिर्फ यहाँ पर स्कल्स और सिर्फ नेक्स प्रेजेंट है। स्कल मतलब जो हेड वाला पार्ट होता है और नेक जो है वो प्रेजेंट है, जो बाकी पार्ट्स है वो प्रिजर्व नहीं है, मतलब वो सब नहीं मिले। इसके अलावा जो इसके इस पर्टिकुलर बर्ड्स के जो फॉसिल्स हैं वो भी यहाँ पर स्मैश कर दिए गए हैं, बट इस स्कल एंड नेक से हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस्ड है कि हमने इससे मालूम कर लिया कि ये सब एक पर्टिकुलर टाइप के एक्वेटिक बर्ड्स ही प्रेजेंट है। नाउ इसी जो हमें बहुत सारे डिफरेंट जो यहाँ पर बर्ड के बोन्स वगैरह मिले हैं, उसमें से एक जो मिला है वो मिला है, मतलब जो दो न्यू स्पीसीज मिली है वो दोनों यहाँ पर वाटर बर्ड की स्पीसीज मिली है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर नो, कैसे हमने पहचाना कि ये चीजें अलग है, हमने ऐसे पहचाना कि जो जितने भी डायनासोर्स वगैरह अभी तक प्रेजेंट है उन सबसे अलग एक टाइप का डेंटल स्ट्रक्चर हमें जो दो न्यू बर्ड स्पीसीज मिली है उसके अंदर मिला है। उसके कारण हमने ये पाया कि ये कुछ अलग है। तो कौन कौन से न्यू स्पीसीज हैं, देखिए टोटल यहाँ पर 4 या 6 मतलब बहुत सारी न्यू स्पेसिमेंस मिले हैं, बट मेजॉरिटी के बारे में हम ऑलरेडी जानते थे। दो जो न्यू मिली है यहाँ पर, उससे एक का नाम है मीमानावसिस डक्ट्रिस और सेकंड का नाम है ब्रेविडेंटिवासिस जांगी। तो देखिए मीमानावसिस डक्ट्रिस और ये वाला जांगी है, दोनों के बीच में मेन एक ही डिफरेंस है, दोनों ही बर्ड्स है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ये दोनों ही प्री हिस्टोरिक बर्ड है, दोनों ही मॉडर्न बर्ड्स के टाइप है। देखिए ये वाला जो है ना, दे आर कॉल्ड एज एक टाइप के ये ऑर्निथोमॉर्फ जो होते हैं, उसे मॉडर्न बर्ड्स को यहाँ पर ऑर्निथोमॉर्फ बोला जाता है। नाउ दीस टू जो मीमानावसिस डक्ट्रिस है और सेकंड जांगी है, दोनों के बीच में मेन एक ही डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो ये डक्ट्रिस है इसके दांत नहीं थे, there were no teeth here, ठीक है। और जो जांगी था इसकी छोटे छोटे दांत हुआ करते थे, स्मॉल दांत हुआ करते थे, ठीक है। दिस इज द मेन डिफरेंस, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। जो डक्ट, जिसका डक्ट लिखा हुआ है ना, उसके दांत नहीं थे, और जो जांगी है उसके दांत प्रेजेंट थे, ठीक है। दिस इज द मेन डिफरेंस। ऑलराइट, इसको हम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो डक्ट्रिस था उसका टूथलेस था और जो जांगी था उसके बहुत ही स्मॉल टीथ हुआ करते थे, उसी चीज से ये पाया जाता था। देखिए जो जांगी है ना, जांगी की जो सबसे आगे वाला मतलब जो उसका देखिए जैसे ये स्कल है, ठीक है, जो स्कल है, ठीक है। तो स्कल के जो नीचे वाला पार्ट है ना, यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक दांत हुआ करता था जो अभी के बर्ड्स की में प्रेजेंट नहीं है। नाउ उस जो दांत था ना, उस दांत को बोलते हैं प्रीडेंट्री, ठीक है। प्रीडेंट्री क्यों? प्रीडेंट्री इसलिए बोला जाता है बिकॉज अभी का जो डेंटल स्ट्रक्चर है, जो डेंटल स्ट्रक्चर अभी बर्ड्स वगैरह का है ना, उससे पहले पाया जाता था। प्री मतलब प्री पाया जाता था। प्री का मतलब होता है पहले, डेंटल का मतलब होता है डेंटल स्ट्रक्चर, तो उसे कहते हैं प्रीडेंट्री। जस्ट सी दिस पर्टिकुलर इमेज, ये उस पर्टिकुलर बर्ड का स्पीसीज का वो है, मतलब जो मेन डेंटल स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए जो नीचे वाला बर्ड है ना, यहाँ पर एक टाइप का एक न्यू टाइप के दांत पाए जाते थे, ये सब मतलब सेट ऑफ टूथ थे, दे वर कॉल्ड एज प्रीडेंट्री। मतलब अभी का जो डेंटल स्ट्रक्चर है डिफरेंट बर्ड्स का, उससे पहले पाए जाते थे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्रीडेंट्री। तो ये था हमारा थर्ड टॉपिक जिसमें हमने चाइना के दो डिफरेंट बर्ड्स के बारे में समझा। नाउ ऑल दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग इज, एक तो आपसे पूछा सकता है कि गैंसस वाला जो था वो क्या है, और सेकंड चीज जो आपसे पूछ सकते हैं वो है कि जो ये डक्ट्रिस है और जो जांगी है एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर कि ये सब के सब बर्ड्स है, आपको बस इतना पता है, दैट इज मोर देन एनफ, बिकॉज इससे ज्यादा यूपीएससी आपको इसके बारे में कुछ नहीं पूछ सकता। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक दैट जो आज हमें साइंस एंड टेक के अंदर बात करनी है। यहां बात करने वाले हैं एक न्यू एस्ट्रॉइड का सिस्टम मिला है हमें, जिसकी टोटल 3 मून्स है।
समझते हैं। पहली बात तो ये एस्ट्रॉइड का सिस्टम कौन सा है, सेकंड चीज है तीन मून यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैसे हैं, और थर्ड चीज तीन मून हो कैसे गए समझते हैं। देखिए हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रा एस्ट्रॉइड सिस्टम मिला है। देखिए इलेक्ट्रा एस्ट्रॉइड सिस्टम ये हमें पहले से मालूम था इलेक्ट्रा एस्ट्रॉइड सिस्टम के बारे में, और न्यूज ये है कि इससे पहले हमें ये पता था कि इसकी टोटल 2 मून्स है, बट यहाँ पर हमें इसका तीसरा मून भी मिला है। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप शॉर्ट में समझिए कि इलेक्ट्रा क्या है, इलेक्ट्रा टाइप का एस्ट्रॉइड सिस्टम है। लेट मी शो यू दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन मैप। देखिए जो बीच में देख रहे हैं दिस इज ए काइंड ऑफ एक टाइप का एस्ट्रॉइड। मतलब एस्ट्रॉइड क्या होता है, एक टाइप का रॉक है, बेसिकली रॉक समझ सकते हैं, रॉक मतलब पत्थर। नाउ इस रॉक के आसपास में, रॉक की अपनी कुछ ग्रेविटी है, इस ग्रेविटी के आसपास टोटल 3 डिफरेंट मून्स है जो कि इसके पास रह रहे हैं। नाउ सबसे पहले जो पहला मून जो पाया गया था, जो कि 2003 के अंदर पाया गया था, ठीक है, जो कि उसके आसपास ऑर्बिट कर रहा था। सिमिलरली कुछ दिनों बाद 2014 के अंदर हमने एक दूसरा मून पाया जो कि अगेन इसके आसपास ऑर्बिट कर रहा था, एंड 2014 के अंदर ही हमने एक तीसरा मून भी पा लिया, यानी कि मतलब थर्ड मून भी पाया गया जो कि बिल्कुल बहुत ही आसपास, यानी कि इलेक्ट्रा के बहुत ही पास से मूव कर रहा था। तो एक चीज जो आपको ध्यान रखना वो ये है, पहली बात तो ये देखिए इलेक्ट्रा का जो इलेक्ट्रा नाम है वो क्या है, इलेक्ट्रा टाइप का एस्ट्रॉइड है। नाउ एस्ट्रॉइड कैसा है, एस्ट्रॉइड कैसा है, एक बहुत ही यूनिक एस्ट्रॉइड है बिकॉज के टोटल 3 मून्स है। तो हमने देखा, और आपको नाम याद नहीं रखना है कि कौन से साल में हुआ था, क्या हुआ था, बस आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रा के टोटल 3 मून्स है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि क्या ये बेसिकली एक ऑर्डर में है कि फर्स्ट मून सबसे पास है, फिर सेकंड मून उसके पास है, फिर मतलब सेकंड मून उसके बाद है और थर्ड मून सबसे दूर है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए फर्स्ट मून यहाँ पर सबसे दूर है, सेकंड मून उसके पास है, थर्ड मून यहाँ पर सबसे पास है, मतलब जो सबसे अभी रिसेंटली पाया गया वो सबसे ज्यादा पास प्रेजेंट है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट छोटा सा, जो थर्ड मून जो अभी रिसेंटली पाया गया, देखिए इससे पहले जितने भी मून्स वगैरह थी वो पहले से मतलब पाए गए थे, बट रिसेंटली हमने थर्ड मून को यहाँ पर रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया, और जो थर्ड मून है वो सबसे ज्यादा पास प्रेजेंट है इलेक्ट्रा के। तो आप मेन चीज समझ गया कि इलेक्ट्रा एक टाइप का एस्ट्रॉइड का सिस्टम है। टोटल 3 बॉडीज इसको ऑर्बिट करते हुए पाई गई हैं। इससे पहले हमें ऐसा लगता था कि सिर्फ टोटल इसके 2 ही मून्स हैं, बट हमें फिर मालूम चला कि इसके थर्ड मून भी इसका प्रेजेंट है। नाउ देखिए इसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग बिकॉज नथिंग इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम कोई जो फैक्चुअल डेटाज वगैरह मतलब फैक्चुअल कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो शायद हमें ये सब चीजें याद करनी होती है, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने यहाँ पर आपको कुछ चीजें यहाँ पर ये सब करके दी हुई है, बट अगर आप इसको स्किप भी कर देंगे तो दैट इज कंप्लीटली फाइन। देखिए एस्ट्रॉइड काफी ज्यादा मतलब बहुत बड़ा नहीं है, बट फिर भी लार्ज इनफ है कि उसके पास अपने खुद की ग्रेविटी है। सेकंड चीज जो ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रा है, इलेक्ट्रा 1873 के अंदर पहली बार पाया गया था, और तब से हम इसके आसपास में काफी इंफॉर्मेशन वगैरह कैरी करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ जैसे मैंने आपको बताया 2003 के अंदर इसका पहला मून पाया गया था, और नो नीड टू रिमेंबर द नेम। 2014 के अंदर इसका सेकंड मून मतलब पाया गया था। अब देखिए तो क्वेश्चन कम्स कि जब इसका फर्स्ट मून पाया गया था वो तो बहुत ही नॉर्मल था, मतलब इससे पहले हमें बहुत सारे डिफरेंट एस्ट्रॉइड्स के आसपास एक मून मिला था। नाउ क्वेश्चन कम्स कि क्या जब हमें सेकंड मून मिला तो हमें क्या यहाँ पे एस्टॉनिशमेंट हुई थी, क्या हमें किसी चीज का अमेजमेंट हुआ था? बिकॉज देखिए एक एस्ट्रॉइड सिस्टम, एस्ट्रॉइड मतलब एक सिंपल सा रॉक है, उस रॉक के आसपास क्या यहाँ पर 2 मून्स हो सकते हैं? देखिए 2014 के अंदर अगर हमें इस चीज को डायरेक्टली मिलता है ना तो शायद हमें इस चीज के अगेंस्ट अमेजमेंट होती, बिकॉज ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। बट इससे पहले हमें एक एस्ट्रॉइड सिल्विया मिला था, इससे जस्ट कुछ साल पहले हमें एस्ट्रॉइड सिल्विया मिला था, और सिल्विया के पास ऑलरेडी 2 मून्स पाए गए थे। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, तो बेसिकली हम 2 चीज समझ गए, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रा सिस्टम टोटल 3 मून्स प्रेजेंट है, सिल्विया सिस्टम टोटल इसके 2 मून्स प्रेजेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रा और सिल्विया दोनों क्या है, दोनों एस्ट्रॉइड सिस्टम्स है, मतलब दोनों एस्ट्रॉइड है। एस्ट्रॉइड का मतलब क्या, दोनों रॉक्स है, रॉक है, पत्थर है बहुत बड़े बड़े जो कि आसमान में सन के आसपास मूव कर रहे हैं। अब देखिए इलेक्ट्रा और जो ये वाला है जो सिल्विया है, दोनों एक टाइप के एस्ट्रॉइड्स हैं। इलेक्ट्रा के टोटल 3 मून्स है, सिल्विया के टोटल 2 मून्स है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ भूल जाइए। ठीक है, दैट्स ऑल यू नीड टू रिमेंबर। थर्ड चीज जो ये इलेक्ट्रा है, इसके अभी तक हम ऐसा जानते थे कि इसकी टोटल 2 ही मून्स प्रेजेंट है, बट रिसेंटली हम इसका थर्ड मून जो कि 2014 के अंदर ऑल्दो डिस्कवर कर लिया गया था, बट इसको हमने रिसेंटली रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया, अभी हमने इसको बताया कि ये देखिए ये है सिल्विया सिस्टम। देखिए सिल्विया सिस्टम का ये एक ऐसा इमेज है जो कि एस्ट्रोनॉमर्स ने यहाँ पे लिया हुआ है। देखिए दिस इज जो बीच में आप देख रहे हैं, दिस इज ए काइंड ऑफ एस्ट्रॉइड। ठीक है, बहुत ही क्लियर पिक्चर नहीं है, मतलब जिस तरीके का इमेज वहां पर प्रेजेंट था। देखिए ये एस्ट्रॉइड है, और एस्ट्रॉइड के आसपास देख रहे हैं, वन इज कॉल्ड एज रिमूस एंड वन इज कॉल्ड एज रोमुलस। ये रिमस एंड रोमुलस जो है दोनों एक टाइप के मून्स है जो कि इस एस्ट्रॉइड के आसपास मूव कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द थिंग दैट यू हैव टू टेक इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड? आपको एक चीज जो समझना है, एक चीज जो आपको प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना है वो ये है कि देखिए हमें एक चीज पता है कि जो प्लैनेट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, प्लैनेट्स के आसपास मून्स होती है। वी हैव द एग्जांपल ऑफ अर्थ, वी हैव द एग्जांपल ऑफ मार्स, मरकरी, वीनस, हर एक का एग्जांपल है हमारे पास, दैट्स फाइन। पॉइंट इज कि क्या एस्ट्रॉइड का अपना खुद का मून हो सकता है? यस, दिस इज द मेन थिंग। एस्ट्रॉइड का भी अपना मून हो सकता है। एस्ट्रॉइड का अपना यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 2 यहाँ पर सिल्विया और जो ये वाला है, मतलब इसका हमारे पास एग्जांपल भी है इलेक्ट्रा, मतलब सिल्विया इलेक्ट्रा हमारे पास 2 ऐसे एस्ट्रॉइड्स प्रेजेंट है जिसके आसपास मून प्रेजेंट है। और यहाँ तक कि इलेक्ट्रा के आसपास एक ही मतलब एस्ट्रॉइड के आसपास टोटल 3 मून प्रेजेंट है, सिल्विया के आसपास टोटल 2 मून प्रेजेंट है। सो दैट्स व्हाई वी मस्ट रिमेंबर कि सिल्विया इलेक्ट्रा जो इलेक्ट्रा है या फिर किसी भी टाइप का एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड के आसपास भी कोई मून्स हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज द वन थिंग दैट आई वांट यू टू रिमेंबर। नाउ द फर्स्ट मून जो था वो 2003 के अंदर पाया गया था, उसका जो टोटल जो डायमीटर है दैट इज अराउंड 1300 किलोमीटर्स। नो नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। द क्वेश्चन इज कि हमारे ऑल्दो मतलब जो इलेक्ट्रा है उसके बहुत ही पास प्रेजेंट है,
बट फिर भी इसको ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लग गया था। अब देखिए जब इसको हमने ढूंढ लिया उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने सेकंड जो उसके आसपास का मून था उसको भी ढूंढना स्टार्ट किया ना। इस चीज में जो आपको बताना है वो देखिए कि जो जो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रा के आसपास बहुत सारा जो पहला जो मून मूव करा, जो पहला जो हमें मून मिला था वो हमें मिला था कि ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मूव करता है। 1300 किलोमीटर कैसे हम इसको एक टाइप का कंपैरिजन कर सकते हैं, जो हमारा अर्थ है और जो हमारा मून है इसको हम बीच में थोड़ा सा समझते हैं। अर्थ और मून के जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज अराउंड 3,84,400 किलोमीटर। दिस इज द एग्जैक्ट डिस्टेंस, ठीक है, जिसको हमने सोनार से कैलकुलेट किया हुआ है। द पॉइंट इज 3,84,400 किलोमीटर। नाउ मतलब ऑलमोस्ट 4 लाख किलोमीटर, मतलब आप आसपास मान सकते हैं 4 लाख किलोमीटर के आसपास में हमारा मून हमसे प्रेजेंट है। और हमारी अर्थ की जो ग्रेविटी है वो इतनी स्ट्रांग है कि मून को अपने ऑर्बिट के अंदर लगातार घुमा के रखती है। दिस इज द मेन थिंग। सिमिलरली जो हमारा इलेक्ट्रा सिस्टम है, सिमिलरली इलेक्ट्रा जो है, इलेक्ट्रा के आसपास भी यहां पर 3 टोटल मून्स है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रा के आसपास इतनी ग्रेविटी है, इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी प्रेजेंट है कि इसके आसपास जितने मून्स वगैरह है वो भी इसका ऑर्बिट छोड़ के नहीं जाते हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है, सोचिए। इलेक्ट्रा के आसपास ग्रेविटी प्रेजेंट है। ग्रेविटी का मतलब क्या है, ग्रेविटी का मतलब क्या है कि मतलब कोई चीज है जो कि उसको अपनी तरफ खींच रही है। क्या चीजें हैं जो कि ग्रेविटी मतलब जनरेट कर सकती हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। दिस इज द वन थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रेजेंट इनसाइड दिस पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसका मतलब प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उस एस्ट्रॉइड के बीच में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैग्नेट की तरह काम कर रही हैं, व्हिच इज एक्टिंग जस्ट लाइक अ मैग्नेट। और क्या चीजें जो कि मैग्नेट की तरह काम कर सकती है, दैट इज आयरन, ठीक है, आयरन। नाउ द थिंग दैट आई एक्चुअली वांटेड टू सिग्निफाई वाज कि जस्ट लाइक हमारा अर्थ के कोर के अंदर आयरन प्रेजेंट है, हमें पता है कि आसपास जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, हर एक के कोर के अंदर आयरन प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ पर हमें जो एस्ट्रॉइड्स, जितने भी हमें एस्ट्रॉइड्स मिल रहे हैं उन सबके कोर के अंदर में कहीं कहीं आयरन मिल रहा है, बिकॉज एवरी सिंगल बॉडी हैज ग्रेविटी। और ग्रेविटी होने के कारण सबके पास अपने खुद की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और वेव्स होने का एकमात्र जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आता है वो ये है कि उनके पास आयरन प्रेजेंट है। आयरन प्रेजेंट है उसके कारण वहां पे आयरन जब मूव करता है, आयरन मूव करता है तो वहां पर मैग्नेटिक करंट्स वगैरह, इलेक्ट्रिक करंट्स वगैरह उसको जनरेट करता है। उसके कारण आसपास के एरियाज के अंदर ग्रेविटी फैलती है और वो मून्स को अपने खुद के ऑर्बिट के अंदर रखता है। सिंपल वर्ड्स, द पॉइंट इज कि यू मस्ट रिमेंबर इज कि एस्ट्रॉइड्स आल्सो हैव आयरन इन देयर कोर, प्लैनेट्स आल्सो हैव द आयरन इन देयर कोर। द पॉइंट इज कि हमें अब तक जितने भी सोलर सिस्टम के जितने भी डिफरेंट चीजें मिली हैं सबके अंदर ऑलमोस्ट आयरन प्रेजेंट है कोर के अंदर, ठीक है। दिस इज द मेन थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कम्स की जो थर्ड मून हमने डिस्कवर किया उसको ढूंढने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया। एक बेसिक सा रीजन ये था कि देखिए जो सेकंड मून था और जो थर्ड मून था उसका जो साइज है बहुत ही सिमिलर था। तो पहली बात तो हम दोनों के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, और सेकंड चीज जो थर्ड मून था वो इलेक्ट्रा के इतने पास है ना, जो इलेक्ट्रा एस्ट्रॉइड है उसके इतने पास है कि ऑल्दो वो ट्रैवल करता भी है बट मालूम नहीं चल पाता कि थर्ड मून एक अलग से ट्रैवल कर रहा है। सिमिलरली देखिए, और इसका बेसिकली जो ब्राइटनेस भी है ना वो इतना ज्यादा फेंट है, मतलब इतना ज्यादा सस्ता है, इतना ज्यादा हल्का इसका ब्राइटनेस है कि माना जाता है कि ऑलमोस्ट 15,000 टाइम्स ये कम चमकता है, मतलब चमकता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये चमकने ना मतलब ना चमकने के कारण इसका थर्ड एस्ट्रॉइड के बारे में हमें अभी तक पता नहीं चला था, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास डेटा आ गया था 2014 के अंदर ही हमारे पास डेटा था कि कुछ ना कुछ और है जो कि इलेक्ट्रा के आसपास मूव कर रहा है, बट हमें एक्जैक्टली पता नहीं था कि वो एक टाइप का एक और मून है। उस मून के बारे में हमें जो कंफर्मेशन मिली है वो रिसेंटली मिली है। उसी चीज के कारण हमें यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर बेसिकली एक टाइप का प्रूफ मिला है कि जो इलेक्ट्रा सिस्टम है उसके आसपास थर्ड मून प्रेजेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके एग्जैक्ट्रा जो फाइनली इलेक्ट्रा जो है उसके 3 मून्स कैसे हो सकते हैं। देखिए अगर आप समझेंगे कि मून यहाँ पर फॉर्म कैसे होते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ शॉर्ट में। और देखिए हमारा अर्थ है, अर्थ के आसपास हमारा एक सिंगल मून है, ठीक है। आपको पता है क्या अर्थ का मून कैसे बना था। आई थिंक यू वुड बी नोइंग कि जो अर्थ है वो एक्चुअली जो अभी का मून है ना हमारा, वो हमारे अर्थ का ही पीस है, वो हमारे अर्थ का एक चंक है जो कि हमारे अर्थ से बाहर निकल गया था। तो देखिए कैसे होता क्या है, जब 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जो हमारा बिग बैंग हुआ था उसके कारण जो डिफरेंट टाइप के जो सोलर सिस्टम के अलग अलग चीजें बननी स्टार्ट हुई थी, तो पॉइंट था कि बिग बैंग हमारा एक्सपेंड हो रहा था, मतलब बाहर की तरफ जा रहा था, ठीक है। जब बाहर की तरफ जा रहा था जो बहुत सारे प्लैनेट्स थे बहुत ही फास्ट स्पीड के अंदर बाहर की तरफ ट्रैवल कर रहे थे। सिमिलरली जो हमारा अर्थ वाला जो पार्ट था ना उस टाइम वो काफी ज्यादा लार्जर हुआ करता था, माना जाता था कि जो अभी का हमारा अर्थ है उससे ज्यादा लार्जर हुआ करता था और इट वॉज मूविंग एट अ वेरी फास्ट पेस। जब ये मूव कर रहा था ना तो उसके पास में एक दूसरा प्लैनेट हुआ करता था, दैट प्लैनेट वाज कॉल्ड एज थिया, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस नेम। सो थिया नाम का एक प्लैनेट हुआ करता था। सो हमारा अर्थ आप मान लीजिए और अर्थ के आसपास एक दूसरा प्लैनेट था जिसका नाम था थिया। दोनों ही बहुत ही फास्ट मतलब एक टाइप के मूव कर रहे थे, फास्ट मूव कर रहे थे। देखिए अर्थ वाज मूविंग लाइक दिस तो थिया वाज मूविंग लाइक दिस, तो एक जगह पर आके क्या होता है, दोनों का कोलिजन होता है ना। उस कोलिजन के कारण 2 चीजें होती हैं। पहली बात तो ये होता है कि अर्थ का स्पीड स्लो हो जाता है, ठीक है, अर्थ का स्पीड स्लो हो गया, इसी कारण हम बेसिकली एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर आके फंस गया। और सेकंड चीज, जैसे ही थिया यहाँ पे टकराता है तो पहली बात तो अर्थ का मतलब एक टुकड़ा बाहर निकल गया एंड दैट पर्टिकुलर टुकड़ा इज कॉल्ड एज मून राइट नाउ। तो आई होप आप समझ गए कि अर्थ
और एक यहाँ पर एक इमेजिनरी बेसिकली एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट है जिसका नाम है थिया। थिया और अर्थ यहाँ पे टकराए थे, उसी टकराने के कारण जो हमारा पहली बात तो अर्थ का जो अभी जो हमें ऑर्बिट मिला हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर कोलिजन। तो मतलब अभी जो हम अगर हम हैबिटेबल है तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि थिया के टकराने के कारण हम यहाँ पर रुक गए हैं, वरना हो सकता है कि जो हम है थोड़ा सा और दूर हो जाते और शायद हम हैबिटेबल जोन में ना होते, अर्थ जो हमारा हैबिटेबल जोन में ना होता। तो पॉइंट बीइंग थिया नाम का एक प्लैनेट जो उससे टकराते हैं उसके कारण अर्थ का एक चंक जो है वो बाहर निकल जाता है। दैट पर्टिकुलर चंक जो है वो बाहर तो निकल जाता है अर्थ से, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी के कारण वो बाहर मतलब उस एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से बाहर नहीं निकल पाता है। उसी कारण वो अर्थ के आसपास चक्कर लगाना स्टार्ट करता है। दैट्स हाउ थिया जो हमारा भी मून है वो दैट मून वाज फॉर्म्ड। सिमिलरली सेम चीज यहां पर देखिए एस्ट्रॉइड्स के अंदर होता है। एस्ट्रॉइड देखिए एक एस्ट्रॉइड सेकंड एस्ट्रॉइड से टकराता है, टकराने के कारण क्या होता है एस्ट्रॉइड के कुछ छोटे छोटे पार्ट टूट जाते हैं। टूटने के कारण क्या होता है जो पेरेंट बॉडी से वो साइड हो जाते हैं, उसके कारण क्या होता है ऑल द टूट हो जाते हैं बट उसकी ग्रेविटी से कभी दूर नहीं हो पाते। दैट्स व्हाई एक मून के यहां पर मल्टीपल यहां पर सॉरी एक एस्ट्रॉइड के आसपास मल्टीपल मून्स देखे गए हैं। दैट्स व्हाई ठीक है। तो इलेक्ट्रा जो था उसके टोटल 3 मून्स इसलिए पाए गए हैं बिकॉज इलेक्ट्रा यहां पर किसी दूसरे एस्ट्रॉइड से टकराया था और उसके 3 टुकड़े जो है बेसिकली टूट गए थे और टूटने के बावजूद उसकी ग्रेविटी से बाहर नहीं निकल पाए और उसी के आसपास घूमना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। दैट्स व्हाई this particular asteroid and Electra it has 3 moons. So just remember Electra has 3 moons and Sylvia नाम का जो planet जो asteroid मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था that Sylvia has 2 moons. ये था हमारा सारा का सारा डिस्कशन। आज हमने साइंस एंड टेक के जितने भी टॉपिक्स वगैरह कवर थे और पिछले कुछ दिनों के अंदर भी और आज भी उन सबको मैंने बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। देखिए उसमें से कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि बहुत ज्यादा रेलिवेंट ना हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यू मस्ट रिवाइज देम एटलीस्ट बिकॉज यू डोंट नो या फिर नो बडी एक्चुअली नोज कि यूपीएससी क्या पूछने वाला है। ठीक है, तो हमें अपनी तरफ से ना हर तरीके से हम रेडी रहे तो दैट इज कंपैरेटिवली मोर बेटर एज कंपेयर टू कुछ चीजें करके जाना कुछ चीजें छोड़ के जाना। हमें कभी भी एक ऐसा कोई बेसिकली प्लान नहीं बनाना चाहिए जिसके अंदर हम कुछ चीजें छोड़ के जा रहे हो। जस्ट ट्राई टू कवर मोर एंड मोर थिंग्स। जितनी ज्यादा चीजों को आप कवर करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राई टू रिवाइज देम ऑफन। जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करेंगे आपको चीजें उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आती रहेंगी, उतनी ज्यादा चीजें आपको अच्छे तरीके से याद होंगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आज हमने सारे के सारे टॉपिक्स को कुछ साइंस एंड टेक के टॉपिक्स को मैंने प्रॉपर्ली डिस्कस किया। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको रिवीजन के फॉर्म में ट्राई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि बाय व्हिच ईयर हैज इंडिया डिसाइडेड टू अचीव इट्स गोल इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। कौन सा ईयर है? सेकंड क्वेश्चन इज कि डर्क गियानाथा recently seen in news is the species of what? Similarly, third is कि Mimanovasis ductus recently seen in news is what? Fourth is recently which asteroid has been found with 3 moons? कौन सा asteroid था? And the last question is कि Sylvia and Electra they are seen in news, they are related to what? मतलब क्या है exactly? ठीक है सब। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको ट्राई करना है। जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम ट्राई कर लेते हैं। Alright. The first question was प्रोफेसर नीना गुप्ता जिनको रिसेंटली यंग मैथमेटिशियन अवार्ड जो कि दिया गया है, वो किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रही थी, कौन सा प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया था, उसका नाम था ज़ारेस्की कैंसलेशन प्रॉब्लम एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट। और सेकंड फैक्ट आपको याद है, नीना गुप्ता इज नॉट द फर्स्ट इंडियन, जस्ट नॉट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। शी इज नॉट द फर्स्ट इंडियन, नीदर शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमन, शी इज द थर्ड ओवरऑल इंडियन वुमन। ठीक है, तो फर्स्ट नहीं है बेसिकली, आपको ये ध्यान रखना है। और उनको अभी रिसेंटली अवार्ड दिया गया। सेकंड क्वेश्चन कि विच इंडियन गवर्नमेंट बॉडी फंड्स द रामानुजम यंग मैथमेटिशियन अवार्ड। तो कौन सी इंडियन बॉडी है? देखिए ऑल्दो इसका अवार्ड जो है इटली में दिया जाता है, बट इसको मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारा साइंस है उसके अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक है वो उसको फंडिंग प्रोवाइड करता है। थर्ड चीज इज कॉल्ड एज अंगादिया सिस्टम। जो अंगादिया सिस्टम है रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट? आपको याद है अंगादियास वो लोग होते हैं जो कि पैसा वगैरह को एक जगह पर सेकंड जगह पे लेके जाते हैं। सो दे आर बेसिकली एंशिएंट टाइम्स के कुरियर सिस्टम का एक बेसिकली पार्ट हुआ करता था। ठीक है, जो अभी भी चलता है। महाराष्ट्र, सूरत, बॉम्बे सूरत का बेसिकली जो मेन एरिया है उसके उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अभी भी चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम विच सिटी टू विच सिटी एंड बिटवीन विच कंट्रीज। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यूपीएससी के अलावा किसी और एग्जामिनेशन को दे रहे हो तो यू कैन बी ऑलमोस्ट 100% श्योर कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यू मस्ट रिमेंबर कि उस्तलुगा, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज उस्तलुगा इन रशिया एंड देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज ग्रीफस्वॉर्ड इन जर्मनी। इसी दोनों के बीच में ये पर्टिकुलर नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को यहाँ पर लॉन्च किया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस जस्ट रिमेंबर कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है रशिया से निकल रही है, इट इज गोइंग टू जर्मनी एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू डेनमार्क। सो दीज 3 कंट्रीज यू ऑल्सो मस्ट रिमेंबर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान। वी हैव दारी एंड पास्तो। आपको याद होगा हमने वीट जो अपने गेहूं दिया उसके बोरी में हमने इंग्लिश, दारी और पास्तो तीनों लैंग्वेज में बेसिकली लिखकर भेजा है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कियाम 1 एंड गदर 1 ये दोनों क्या हैं जो रिसेंटली मतलब न्यूज में आए थे। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कल, जो कियाम 1 एंड गदर 1 है ये दोनों ईरान के मिसाइल्स हैं जो कि काफी ज्यादा मतलब बेसिकली डेडली हैं, काफी ज्यादा मतलब अटैक वगैरह कर सकती है। द पॉइंट इज कियाम 1 एंड गदर 1 के दोनों की एक्यूरेसी को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए ईरान काम कर रहा है। तो ये थे हमारे कल के क्वेश्चन और सारे के सारे टॉपिक्स। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस. I would be more than happy to reply to them. Thank you so much for listening.